हेलो बच्चों, जैसा कि लास्ट टाइम हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उसके अंतर्गत हमने कॉग्निटिव डोमेन के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। अफेक्टिव डोमेन से मतलब क्या है बच्चों? भावात्मक पक्ष। जब हम भावात्मक पक्ष की बात करते हैं तो ये क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू आवर फीलिंग्स, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं। मतलब कहने का है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट डील्स विद द इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्नर। या किसी भी इंडिविजुअल या लर्नर की क्या होती हैं? अपनी एक भावनाएं होती हैं। मतलब कहने का है, वेरियस इमोशनल स्टेट्स होती हैं, जैसे कि फीलिंग्स होगी हमारे पास, एटीट्यूड, मोटिवेशन, एप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, वैल्यूज। या हम कह सकते हैं भावात्मक डोमेन में वो सभी तरीके शामिल होते हैं जिसके द्वारा हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं। ठीक है ना? जैसे कि हमारे पास भावनाएं होती हैं, कोई तारीफ या उत्साह, प्रेरणा, मूल्य आदि। जो इस तरह की जो चीजें हैं वो हम फील करते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन की तरह भी अफेक्टिव डोमेन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या लो लेवल टू हाई लेवल की तौर पर ही अरेंज किए गए हैं, जिसके अंतर्गत हमारे पास 5 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं: रिसीविंग, अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड फैक्टराइजेशन। जब हम रिसीविंग की बात करते हैं, अटेंडिंग की बात करते हैं, मतलब रिसीव करना, कुछ हमने लेना, आग्रहण करना, ठीक है, कुछ अटेंड करना। या अफेक्टिव डोमेन का क्या है? सबसे लोअर लेवल का ऑब्जेक्टिव है। रिसीविंग रेफर्स टू द लर्नर एबिलिटी टू लिसन और रिसीव एसोसिएशन, स्टिमुली और एनी इंफॉर्मेशन। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं, या इस तरह की अनुभूति होती है जिसके लिए एक स्टिमुलस, जिसको कहते हैं हम उद्दीपक, जरूरी होता है। मतलब जब हम एज ए क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं तो अध्यापक क्या करेगा? बच्चे के लिए एक उद्दीपक देगा, एक स्टिमुलस देगा, और उसके लिए बच्चे को क्या करेगा? उसको संवेदनशील बनाएगा ताकि वह उसको रिसीव कर सके, उसको ग्रहण कर सके, उसको एक्सेप्ट करे, और उसको मोटिवेट करेगा, जिससे बच्चा उस विषय या जो रिलेटेड एक्शन है, जो संबंधित क्रिया हैं, उससे संबंधित जितनी भी क्रिया हैं उनको बच्चा कर सके या करने की इच्छा व्यक्त करे। ठीक है ना? मतलब कहने का है, जो रिसीविंग की जब बात करते हैं हम, तो उसके लिए एक कोई भी स्टिमुलस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और उसी से संबंधित बच्चा क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा अगर उसमें कुछ आकर्षण है। ठीक है ना? अगर अध्यापक उसको मोटिवेट करता है लेने के लिए, तो बच्चा उसको आसानी से क्या करेगा? उसको रिसीव कर लेगा। तो इसकी जो रिलेटेड एक्शन वर्ब हैं वो इस तरह से हैं: लिसन, अटेंड, एक्सेप्ट, प्रेफर, फॉलो, ऑब्जर्व। इस तरह की, मतलब इसकी रिलेटेड के एक्शन वर्ब क्या आएंगे हमारे पास? लिसन, अटेंड करना, एक्सेप्ट करना, प्रेफरेंस करना किसी चीज को, या फॉलो करना, ऑब्जर्व करना कोई भी चीज, तो वो क्या आएंगी? रिसीविंग या अटेंडिंग के अंतर्गत ही आएंगी। ठीक है ना? फिर आता है हमारे पास रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग के लिए सबसे पहले रिसीविंग जरूरी है। मतलब क्रिया की हमेशा क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी, मतलब रिस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है ना? तो यह मतलब कहने का मतलब है, यह दूसरा चरण है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज अ मेंटल प्रोसेस एंड लर्नर स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन, इंफॉर्मेशन एंड स्टिमुली। जब विद्यार्थी स्टिमुलस के प्रति आकर्षित होते हैं तो वो क्या होता है? वे उसको एक्सेप्ट करने के लिए संबंधित प्रतिक्रियाएं देते हैं। रिस्पॉन्सेज
देते हैं। मतलब अध्यापक कुछ काम करेगा तब उससे संबंधित क्या करेगा बच्चा, उसके लिए कुछ रिस्पॉन्डिंग करता है बच्चा, ठीक है ना। जैसे आज्ञा पालन करना, उत्तर देना, पढ़ना, लिखना या विचार विमर्श करना, ये सारी की सारी क्या आएंगी, मतलब रिस्पॉन्डिंग से रिलेटेड क्या आएंगी, प्रतिक्रिया ही आएंगी। और इसमें जो सीखने वालों की, या हम ऐसे कह सकते हैं, इसमें सीखने वालों की सक्रिय भागीदारी होनी आवश्यक है। मतलब रिस्पॉन्डिंग के लिए कुछ अध्यापक पढ़ाएगा तो उससे रिलेटेड क्या करेगा बच्चा, कुछ प्रतिक्रिया देता है हमेशा, तो उसको हम क्या देंगे, वो रिस्पॉन्डिंग के अंतर्गत ही आता है। इससे रिलेटेड जो एक्शन वर्ब है हमारे पास, आंसर, आस्क, स्टेट, ओबे, हेल्प, राइट, प्रेजेंट, प्रैक्टिस, राइट, रिकॉर्ड, ये सारी की सारी क्या है, आपको क्या लगता है देखने से, मतलब ये प्रतिक्रिया, आंसर देता है बच्चा, कुछ क्वेश्चन पूछता है या कुछ स्टेटमेंट देता है, ओबे करता है रूल को, हेल्प करता है किसी की, या रिटर्न में करता है कोई काम, प्रेजेंट करता है कोई थिंग्स, या प्रैक्टिस करता है। तो ये सारी क्या है, एक्शन वर्ब क्या है, रिस्पॉन्डिंग से रिलेटेड ही आती हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूइंग, आकलन करना, किसी चीज का आकलन करना। जो वैल्यूइंग है उसके लिए जो ऊपर वाले दोनों फेज हैं, रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग, क्या है, इसका बेस का काम करते हैं। वैल्यूइंग मतलब जजमेंट करना, आकलन करना। जो बच्चे ने रिसीव किया है उसकी रिस्पॉन्डिंग क्रिया दी है, मतलब प्रतिक्रिया दी है, तो चीजों को क्या करेगा बच्चा, उसको अपनी वैल्यू जजमेंट करेगा, उसका आकलन करेगा अपनी समझ के अनुसार या अपने तौर तरीके से, या क्या मेरे लिए क्या ज्यादा जरूरी है या क्या मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसकी वैल्यू जजमेंट करता है। मतलब कहने का है कि किसी वस्तु में जो निहित मूल्य होते हैं उनकी बच्चा इंपॉर्टेंस पहचानता है, ठीक है ना, और उनको पालन करने की क्या करता है बच्चा, कोशिश करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वैल्यू कह देंगे। जो इसकी रिलेटेड एक्शन वर्ब आती हैं, डिस्क्रिमिनेट, इन्फ्लुएंस, पार्टिसिपेट, कंप्लीट, इंक्रीज, ठीक है ना। भेदीकरण करना, इन्फ्लुएंस होना, प्रभाव होना, पार्टिसिपेट करना किसी काम में, कंप्लीट करना कोई एक्शन, ठीक है ना, कुछ वृद्धि करना, जो मतलब जो उसकी वैल्यू जजमेंट लगाता है बच्चा, जो भी उसने चीजें यहाँ से ग्रहण की हैं ऊपर वालों से, उनको देखेगा, उनको जज करेगा, उसकी वैल्यू जजमेंट करेगा अपने तौर तरीके से, अपने मूल्यों को पहचानेगा, उनके मूल्यों को पहचानेगा जो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन, संगठन। ऑर्गेनाइजिंग से हमारा मतलब क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजिंग में जो ऊपर वाले फेजेस हैं, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग और वैल्यूइंग, ये क्या है, इसका बेस का काम करते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग मतलब हमारे कहने का है कि जो बच्चा विभिन्न तरह के जो मूल्य ग्रहण करता है, उनकी वैल्यू जजमेंट करता है, तो क्या होता है बच्चे में क्या टकराव की स्थिति कई बार क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। इस टकराव को रोकने के लिए बच्चा क्या करेगा, मूल्यों का समन्वय करेगा, कि इंटरनल एडजस्टमेंट करता है। मतलब कहने का है कि उनका स्पष्टीकरण करता है, क्लियर द थिंग्स, और उनके अनुसार क्या करता है, चीजों को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मतलब क्रम में लगाता है, जिससे कि बच्चे में टकराव की स्थिति ना पैदा हो। तो कहने का मतलब है इससे विद्यार्थी अपने मूल्यों की संरचना करता है और अपने जीवन दर्शन की ओर क्या करता है बच्चा, अग्रसर होता है। मीन्स द चाइल्ड बिल्ड हिज ओन यूनिक वैल्यू सिस्टम एंड एटीट्यूड बाय ऑर्गेनाइजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। इससे रिलेटेड हमारे पास एक्शन वर्ब हैं, एड, एसोसिएट, चेंज, कोरिलेट, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन सामान्यकरण, मतलब बच्चा कुछ ऐड करेगा, एसोसिएट करेगा चीज को, कुछ चेंज करेगा या कोरिलेट करेगा। जनरलाइजेशन करने की क्या करेगा,
चेष्टा यहाँ पर वो करता है, मतलब ऑर्गेनाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज अकॉर्डिंग टू हिज एडजस्टमेंट, अकॉर्डिंग टू हिज इंटरनल एडजस्टमेंट, दैट्स कॉल्ड द ऑर्गेनाइजिंग। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टराइजेशन, जिसको हम कह देंगे चरित्रीकरण। जो भावात्मक पक्ष का जो सबसे जो ऊंचा स्तर है वो क्या है, चरित्रीकरण है। तो इसके लिए सारे के सारे जो ऊपर वाले फेजेस हैं उनके उद्देश्यों का जो परिपूर्ण होना क्या है, इसके लिए अति आवश्यक होता है, मतलब जरूरी होता है। इस स्तर पर पहुंचने तक विद्यार्थी अपनी जीवन शैली में जो विशेष तौर पर या विशेष प्रकार के जो मूल्य होते हैं उनको बच्चा क्या करता है, अपने चरित्र में करता है, बच्चा उनको समाहित कर लेता है। समाहित से मतलब यहाँ पर यह है कि जो बच्चे ने वैल्यूज और एटीट्यूड जो बच्चे ने ले लिए हैं वह इस स्तर तक पहुंचते पहुंचते बच्चे का जो बिहेवियर है उसको क्या करते हैं, वो कंट्रोल करने लग जाते हैं, मॉडिफाई करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इस स्तर तक पहुंचते पहुंचते बच्चे के चरित्र में या बच्चों के मूल्य में क्या आते हैं, एक स्थिरता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते बच्चे की अपनी पहचान बन जाती है, अपना एक कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है, उससे बच्चे का क्या हो जाता है, चरित्रीकरण हो जाता है, कैरेक्टराइजेशन हो जाता है। ये सबसे हायर लेवल का ऑब्जेक्टिव है और बच्चों यहाँ तक पहुंचते पहुंचते या कोई ही यहाँ तक पहुंचता है, या हम कह सकते हैं कि कैरेक्टराइजेशन को हम फिलॉसफी ऑफ लाइफ भी कह देते हैं, जीवन दर्शन से भी इसका संबंध हम कर सकते हैं चित्रीकरण का। इससे रिलेटेड जो एक्शन वर्ब है हमारे पास, करेक्टराइज, वेरीफाई, डेमोन्स्ट्रेट या प्रूव करना, ठीक है ना। चित्रीकरण, वेरीफाई, डेमोन्स्ट्रेट करना या प्रूविंग द थिंग्स, मतलब सारी की सारी क्या लगती हैं, ये करेक्टराइजेशन की वर्ब हमारे पास आ जाती हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास फिर साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन मतलब क्रियात्मक पक्ष। और हम क्रियात्मक पक्ष की जब हम बात करते हैं, साइकोमोटर डोमेन की जब हम बात करते हैं, तो यह बच्चे के क्रियाओं से संबंधित या शारीरिक क्रियाओं से संबंधित जितने भी कौशल आते हैं हमारे पास, उससे क्या करता है, ये रिलेट करता है। मतलब कहने का है जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, हाथ, पैर, मुंह, नाक, जो भी है, मतलब सारों का सारा क्या करते हैं, इसमें हम उचित समन्वय करते हैं, ताकि हम जो कुछ हमने स्किल सीखनी है, कुछ हमने कौशल सीखने हैं, उनको हम अच्छी तरह से सीख पाए, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इट इज द डोमेन विच इंक्लूड्स द एबिलिटी टू यूज आवर बॉडी पार्ट्स टू कंप्लीट सम टास्क, ठीक है ना। लाइक ड्राइविंग स्किल्स होगी हमारे पास, या स्पोर्ट्स के रिलेटेड स्किल होगी, या छोटे बच्चों को जैसे हम पेंसिल्स पकड़ने की स्किल्स सिखाते हैं, ठीक है ना, या बॉल पकड़ने की स्किल्स सिखाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जितने भी मोटर स्किल्स हैं सारी की सारी क्या रहती हैं हमारे पास साइकोमोटर डोमेन में ही आ जाती हैं। तो साइकोमोटर डोमेन का जो सबसे पहला जो चरण है वो है इमिटेशन। इमिटेशन मीन प्रतिरूपता, इमिटेट करना, नकल करना, किसी चीज की नकल करना। तो नकल करने की चीज से हमारा यहाँ पर कहने का मतलब है कॉपी टू समवन, या जैसे कि कोई हमारे पास इंस्ट्रक्टर होता है हमारे पास, ठीक है ना, या कोई गाइड करने वाला होता है, तो उसकी हम क्या करते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन की कॉपी करते हैं, या हम उसको देखते हैं कैसे वो काम कर रहा है, कैसे वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, उसकी हम नकल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हमने गाड़ी चलाना सीखना हो या ड्राइविंग स्किल की बात हम करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा इंस्ट्रक्टर होगा उसको हम देखेंगे कि कैसे कैसे वो गाड़ी को चला रहा है, कैसे कैसे उसने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, कैसे कैसे क्लच छोड़ रहा है, या जितनी भी मोटर ड्राइविंग स्किल होती है उसको रिलेटेड वो क्या करता है, उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है, या मतलब उसको सुनता है या उसको देखता है या पहचानता है, ठीक है ना, उनको ग्रहण करता है, उसको हम इमिटेशन कह लेते हैं। इमिटेशन के बाद हमारे पास आता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन से हमारा मतलब है हस्त कौशल। मैनिपुलेशन में कहने का मतलब हमारा है जो इंस्ट्रक्टर ने हमें जो इंस्ट्रक्शन दी थी, ठीक है ना, या जो चीजें हमें बताई थी, वहां पर क्या करते हैं हम, वो हम यहाँ पर
क्या करते हैं, हमको करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक्टिविटी हम करने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। उससे मतलब सारी की सारी एक्टिविटी होती है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही होती है, जो हमें बताई गई होती है पहले, हम उन्हीं को क्या करते हैं, करने की कोशिश करते हैं एज पर इंस्ट्रक्शन। वो सारी की सारी मैनिपुलेशन के अंतर्गत हमारे पास आ जाती हैं। फिर आता है हमारे पास प्रिसीजन। प्रिसीजन, प्रिसीजन मतलब परिशुद्धता। परिशुद्धता से मतलब हमारे पास कहने का यह है कि जब बच्चा धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है, मतलब प्रैक्टिस वो करता है, प्रैक्टिस की तरफ जब बच्चा अग्रसर होता है तो धीरे धीरे उसके काम में क्या आती है, शुद्धता आने लगती है। और उसे अपने जो क्रिया हैं, जो एक्शन है, उन पर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, कंट्रोल हो जाने लगता है। मतलब कहने का है उसके हाथों का, उसके आईज कांटेक्ट का, या पैरों का, फुट का, या सबका जो कोऑर्डिनेशन है वो धीरे धीरे क्या है, बहुत ही अच्छी तरह से होने लग जाता है। और वो एग्जैक्टनेस या प्रिसीजन की तरफ क्या होता है, अग्रसर हो जाता है। इन केस ऑफ ड्राइविंग जब बात कर रहे थे हम, मतलब उसकी ड्राइविंग स्किल क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या होती है, इम्प्रूव होने लग जाती है इस दौरान, परिशुद्धता के मतलब बार बार प्रैक्टिस करने पर। फिर इसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकुलेशन, स्पष्ट अभिव्यक्ति। उससे कहने का मतलब यह है कि जब बच्चा बार बार प्रैक्टिस करता है, प्रिसीजन की तरफ बढ़ता है बच्चा, तो जो स्किल सीख रहा होता है, जो नई स्किल मान लो ड्राइविंग की स्किल वो सीख रहा है, तो उससे रिलेटेड उसने जो पहले ऑलरेडी मोटर स्किल सीखी गई हैं, जैसे कि मान लो कोई साइकिलिंग की स्किल सीखी है उसने, या फिर जजमेंट करने की स्किल होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल्स, ठीक है ना। तो अनेक तरह की जो मोटर स्किल्स होती हैं उनको क्या करता है बच्चा उस नई स्किल में क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, उनको आर्टिकुलेट करने की क्या करता है, कोशिश कर देता है। तो कहने का मतलब है कि जो आर्टिकुलेशन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या स्किल है कि सेवरल स्किल्स कैन परफॉर्म टुगेदर इन हार्मोनियस वे, और वी कैन से द कंट्रोल ओवर मल्टीपल मोटर स्किल्स इन अ लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड एज द आर्टिकुलेशन। मतलब कहना है कि बच्चा अपनी नई स्किल के साथ साथ कई और चीजों को उसने स्किल सीखी होती हैं, उनको क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है, उनको सबको क्या करता है, जोड़ता है, उनका समन्वय करता है और शुद्धता की तरफ जाने के लिए। फिर लास्ट में आता है हमारे पास नेचुरलाइजेशन, स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण से हमारा मतलब क्या है, बच्चे का अपना एक स्वभाव बन जाता है, मतलब बच्चा यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो स्किल में क्या बनता है, निपुण हो जाता है, स्किल्ड पर्सन बन जाता है वो बच्चा, ठीक है, स्किल्ड इन नेचर। मतलब उसकी स्किल क्या होती है, परफेक्ट हो जाती है। अनकॉन्शियसनेस मास्टरी ऑफ स्किल्स, मतलब बच्चा सहज रूप से ही, बहुत ही आराम से ही वो स्किल क्या करता है, परफॉर्म करने लग जाता है। मतलब बच्चा ऑटोमेटेड एक्शन हो जाते हैं, बच्चों के ऑटोमेटेड एक्शन यहाँ पर हो जाते हैं, ऑटोमेटेड एक्शन बहुत ही इजीली। मतलब कहने का है कि बच्चे का यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अपने स्किल क्या करता है, बच्चा परफेक्टनेस की तरफ बढ़ जाता है, वो अपनी परफेक्टनेस प्राप्त कर लेता है। तो बच्चे का एक स्वाभाविकरण हो गया है, मतलब उसके नेचर में आ गई है चीज, वो ठीक है ना, उसने वो सीख ली है, उसने वो निपुणता पा ली है, ठीक है। उसके एक्शन क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटेड हो जाते हैं, मतलब वो बड़े आराम से, बड़ी ही सहजता से उस क्रिया को, उस स्किल को परफॉर्म कर सकता है। तो ये था हमारे पास बच्चों साइकोमोटर डोमेन। और साइकोमोटर डोमेन की जितनी भी स्किल है वो कैसे आती है, हमें बार बार प्रैक्टिस करने पर ही आती हैं। और इनको हम मेजर कैसे करते हैं, इनको हम मेजर करते हैं स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के मापदंडों पर हम इनकी क्या करते हैं, मेजरमेंट हम करते हैं। तो ये था बच्चों हमारा टॉपिक ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स।